सब्जेक्ट उस टाइम क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है आईपीसी का ये सेक्शन पढ़ा, सीआरपीसी का ये सेक्शन पढ़ा, उसको कोरिलेट कर दिया और खत्म कहानी। मतलब हम लोग धाराएं की फास्ट 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 सारी सेक्शंस को रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन कहीं तक लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बातें याद करने। अब मैं इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बताऊंगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अपन लोग जब रोज रिवाइज करते हैं, जब रोज रिकॉल करते हैं चीजों को, तो एट द एंड वो क्या होता है कि अपन लोगों को अपनी टिप्स भी हो जाते हैं। और मैं कह रही हूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसे है जो सबसे ज्यादा आपको स्कोर मिल पाएगा अगर आपने एक बार क्लैरिटी कर ली ना सब्जेक्ट को, एक एक चीज आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, तो फिर उसको याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल क्या मैंने एक चार्ट बनवाया था एक्चुअली, सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे वापस भी बनवाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं वापस शुरुआत से शुरू करूंगी, क्योंकि मैं इतना तो नहीं कर सकती कि अभी वहां से कंटिन्यू करूँ आगे। तो थोड़े से जो ओल्ड स्टूडेंट्स है ना वो करना, कॉर्पोरेट करके चलना, ठीक है। अब क्या ये सीपीसी है, टर्म्स ये सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब कि जो दीवानी मामले हैं यानी जो सिविल मामले होते हैं उनसे रिलेट करके। अब क्या होता है जब कभी हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात स्ट्राइक होती है, क्या सीपीसी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। अरे तो सिर्फ प्रॉपर्टी थोड़ी ना, सीपीसी का मतलब प्रॉपर्टी थोड़ी ना होता है। सीपीसी का तो एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, सीपीसी का एक्सटेंशन सिर्फ प्रॉपर्टी तक नहीं है, सीपीसी का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है वो, हाँ। तो सीपीसी का एक्सटेंशन क्या है, सीपीसी का एक्सटेंशन ये है कि आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज, प्रॉपर्टी तो आएगी आएगी, प्रॉपर्टी अपन किससे लेते हैं, पैसों से लेते हैं, तो मनी से उसकी रिकवरी भी कर सकते हो, ठीक है। कोई टैक्स का मामला हो गया वो भी आप इसमें डील कर सकते हो, कोई इलेक्शन का मामला हो गया वो डील कर लो, ठीक है। कभी मंदिर नहीं जाने जाने दे रहे, वर्शिप नहीं करने दे रहे, उसका वजह से अब सबरीमाला टेम्पल है तो वो भी एक तरीके से सिविल केस ही तो है, वो कौन सा क्रिमिनल केस है, ठीक है। तो सीपीसी है ना, उसका एक्सटेंशन ये है कि वो एक जगह तक स्टक नहीं है, उसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा, उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। जो दीवानी मामले होते हैं ना कि कौन कौन से सिविल मैटर्स है, वो अपन पढ़ेंगे सेक्शन 9 में, क्योंकि सेक्शन 9 में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जब हम लोग सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो हम पूरी लिस्ट को काउंट करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बताना चाहते हैं। दूसरी चीज, प्रोसीजरल लॉ तो है, ये तो अपन कंफर्म है, नाम से कंफर्म हो रहा है कि इट इज प्रोसीजरल लॉ। पर एक चीज ध्यान रखना, सीपीसी अपने आप में किसी लिमिटेशन का मैं बताती हूँ कि अपने आप में दो पार्ट में कन्वर्ट, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे सीपीसी के दो पार्ट में डिवाइडेड। कौन से, सेक्शन एंड ऑर्डर, है कि नहीं। सेक्शन है और ऑर्डर है, दो चीजें, धाराएं और आदेश, दोनों चीज है। अब क्या होता है कि सेक्शन है वो अपने आप में 158 158 सेक्शन है, तो ये देख लो आप अपने आप में, आपको ये पता लग रहा होगा कि हम लोगों को तो याद करना मात्र 158 सेक्शन याद करने। हम लोग एक मेजर एक्ट के भी सेक्शंस देखते तो 150 प्लस तो होते ही होते, मतलब इवन 158 से तो ज्यादा ही मिलेंगे आपको किसी भी मेजर एक्ट में उठा के देखो, लेकिन इसमें मात्र 158 सेक्शंस है, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर्स है, ऑर्डर है चलो 1 to 51 है, ठीक है, 1 से 51। लेकिन पता है इसमें क्या चीज बड़ी है, इसमें ये बड़ी है कि अगर एक बार आपको फॉर्मुलेशन जिसमें से पढ़ने वाले अपने मुश्किल से ये मान लो 30 तकरीबन 40 ऑर्डर होंगे, जिसको अपन बहुत अच्छे से अपन कहते हैं स्पेसिफिकली अपने, तो अपन को पढ़ने होते हैं 40 ऑर्डर, मान लो 40 से 42 ऑर्डर अपन बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, टोटल देखते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे जो ऑर्डर है अपने सेक्शंस है वो हो गए अपने 158, और जो ऑर्डर्स है वो हो गए 51, एक से लेके 51 तक। अब क्या आती है बात कि भाई ये ऑर्डर है, ये सेक्शन है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। देखो क्या होता है कि लॉ के दो तरीके होते हैं, पहली चीज एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। पता है सारभूत और प्रक्रियात्मक, दोनों चीजें आप लोगों ने सुना होगा, सारभूत और प्रक्रियात्मक। कोई बताएगा मेरे को ऑनलाइन में से? मैं एक दो बार बोल चुकी हूँ, मतलब दो क्लासेस में मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मेरे को एक्सपेक्ट है कि अमिता जी आप बताइए। अमिता जी,
सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस बताइए। कोई भी बताना चाह रहा है, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही, बाकी अगर किसी को पता हो। मैम प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर डिफाइन करता है और सब्सटैंटिव लॉ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस डिफाइन करता था। एग्जैक्टली जो थैंक यू सो मच सुशीला। जो सेक्शन है मतलब जो अपना सब्सटैंटिव लॉ है, जो अपने सेक्शन वाली तरफ होता है, वो होता है सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है, अपने जो राइट्स है उनको बताता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है। जो स्टेट है वो राइट देता है और फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है, वो होता है सब्सटैंटिव लॉ। सार्वभौम साक्ष्य हमें अधिकारों को प्रदान करता है। ठीक है, तो राइट्स को, गिविंग राइट्स, जहां हमें अधिकार मिले वो हो जाता है क्या, सारभूत, मतलब सब्सटैंटिव। और जिन उन अधिकारों को जो एनफोर्समेंट करवाए। और प्रोसीजरल क्या होता है, ये प्रोसीजरल होता है जो जो राइट्स है इनका क्या करवाए, एनफोर्समेंट करवाए, जिससे हम लागू करवा सके उन अधिकारों को। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक विधि, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। यानी कि जो अपन लोगों को सब्सटैंटिव लॉ ने राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उन राइट्स का जिस तरीके से एनफोर्समेंट करवाते हैं, उस प्रोसीजर को हम लोग प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। अंडरस्टैंड हुआ ये पॉइंट? इसके बहुत सारे नाम होते हैं। एडजेक्टिव लॉ इंग्लिश के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, पूछ लेते हैं सीपीसी का अगेन क्वेश्चन बनता है दैट सीपीसी का नेचर क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है, ये सब्सटैंटिव लॉ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम प्रोसीजरल दे रखा है, प्रोसीजरल ही है, नेचर में ये प्रोसीजरल रहेगा। लेकिन अगेन सीपीसी में फिर दो पार्ट्स है, सेक्शन वाला पार्ट और ऑर्डर वाला पार्ट। अब सेक्शन वाले पार्ट को कौन अमेंड कर सकता है, अमेंडमेंट की जो पावर है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दे रखी है किसको, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को है। तो जो सेक्शन है ना वो कौन करेगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अमेंड करती है, जो हम कहते हैं ना विधायक, विधेयिका बोलते लेजिस्लेचर को, तो वो अमेंड करती है। जबकि ऑर्डर कौन करता है, ऑर्डर जो भी हाई कोर्ट होगा, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, वो कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग क्या है, अपन सब पढ़ते हैं, सारे एक्ट्स पढ़ते, सारे एक्ट्स में लास्ट में देके रखते हैं। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये पढ़ते हो ना, केंद्र सरकार करती है राज्य सरकार की अनुमति से, या फिर क्या अपन पढ़ते हैं, राज्य सरकार करती है केंद्र सरकार की अनुमति से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। हर जगह पे आप कभी भी माइनर मेजर एक्ट पढ़ते हो तो ये चीजें तो पढ़ते हो, लास्ट में होता है जो क्लोज। ऑलमोस्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, जैसे पॉक्सो है आपका, कि आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन देख लो या फिर लिमिटेशन देख लेना किसी में भी। लेकिन इसमें कहाँ पे ये क्या दे रखा है कि ऑर्डर के अंदर कौन करेगा, ऑर्डर के अंदर हाई कोर्ट करेगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर में अमेंडमेंट करना है, हाई कोर्ट करेगी। कहाँ प्रोवाइडेड है, सेक्शन 122 और 124। अभी अपन सीपीसी का है, उसमें दे रखा है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज कहाँ पे, आर्टिकल 227 सीपीसी का ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि हाई कोर्ट के पास में अमेंडमेंट्स करने की जो पावर है उसको डिफाइन करता है 227, जो हाई कोर्ट की पावर है वहां तक और एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्डर को हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन की नीड के अकॉर्डिंग, मतलब कि अपनी जो भी लोकल में जो क्षेत्र अधिकार उसका जहां तक फैला हुआ है हाई कोर्ट में, जैसे अब राजस्थान हाई कोर्ट है तो राजस्थान के जितने भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उन सब के ऊपर नियम लागू करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अपनी होती है डिग्री, जिसको आज अपन लोग पढ़ेंगे। तो डिग्री क्या होती है, जैसे आपका जजमेंट आ जाता है, ठीक है, जैसे आपका निर्णय आ गया, निर्णय के बाद में क्या होता है, एक डिग्री बनती है। सीपीसी बोलते हैं 15 दिन के अंदर आपको बनानी होगी। जैसे ही जजमेंट हो जाता है, जजमेंट से 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिग्री बनानी होगी। लेकिन अपने राजस्थान हाईकोर्ट ने नियम निकाला अपने रूल्स में कि वो डिग्री 3 दिन के अंदर बननी चाहिए। तो राजस्थान में जो डिग्री होती है वो 3 दिन के अंदर बनती है, भले ही ये अपना ऑर्डर है 20 के रूल 6A में ये दे रखा होगी 13 दिन में बने, 15 दिन में बने, कितने भी दिन में बने, लेकिन राजस्थान में तो 3 दिन में बने, क्योंकि यहाँ की हाईकोर्ट ने बोल रखा है।
इसलिए ऑर्डर्स है उसमें हाई कोर्ट अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से चेंज कर सकता है, जबकि सेक्शंस में जो चेंज होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर ही करे। पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये जो सीपीसी है ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। सीपीसी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। 3 तरीके की लिस्ट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, होती है अपनी सेंट्रल की, स्टेट की और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में दोनों की पावर्स होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों की पावर्स होती है कि स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकता है। और लेकिन जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उस टाइम पे किसका ओवरराइड इफेक्ट आता है? पार्लियामेंट का आता है। और सीपीसी में कौन चेंजेस करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। तो वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुई चीज? अब अपन यस आते मैम। हैं, हाँ, अब आप लोगों ने एक चीज सुनी थी, जब कभी हम लोग टॉट पढ़ते थे, कोई भी पढ़ोगे कि सारे के सारे है तो सिविल लॉज ना। अब क्या हुआ था कि पहले कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था कि हाँ ये वाला इससे होगा, ये मतलब कुछ डिफरेंस कर रखा हो। पहले सब चीजें किस पे चलती थी? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे, इस चीज पे चलती थी। मतलब कि एक आपका अगर अच्छा आचरण हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको निर्णय उस हिसाब से दिया जाता है। अब क्या है, जैसे सीपीसी में एक चीज, पहली चीज सुनो, ओपी, जस, ईबी, रेमेडियम, इस चीज के ऊपर सीपीसी बेस्ड है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे अधिकार है वहां पे क्या है? उपचार है। जहां पे अधिकार है वहां पे उपचार है, क्योंकि आपको राइट्स प्रोवाइडेड है सेक्शन के अंदर, इसलिए आप उनका रेमेडी ऑर्डर में ले सकते हो। ऑर्डर में तरीका बता रखा है कि जो राइट आपको सेक्शन में बता रखे हैं उनके आप ऑर्डर में कैसे आप उनकी रेमेडीज लो। ठीक है। सेकेंडली, सीपीसी और ये जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ है ना, ये अपने आप में इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एक्चुअली प्री मेंस में पता नहीं आप पूछते नहीं पूछते, लेकिन हाँ इंटरव्यू में बहुत बार फेस कर चुके बच्चे। वो ये कि ये किससे फेस है? सीपीसी और जैसे जो सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है, ये किसके ऊपर फेस है? तो सिविल लॉ है वो तो मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस क्लियर नहीं हुआ है। अभी आ रही है क्लियर? हाँ अब क्लियर आ रही है, बट बीच में आपने जो सिविल और क्रिमिनल का जो इंटरव्यू का पार्ट आप बता रहे थे वो पूरा क्लियर नहीं हुआ। ये जो है ये दो चीज में डिवाइड है। तो जो सिविल लॉ है उसके अंदर क्या है? रूल ऑफ प्रीपोंडेंस के ऊपर बेस्ड है। जो सिविल लॉ है वो रूल ऑफ प्रीपोंडेंस पे बेस्ड है। रूल ऑफ प्रीपोंडेंस, प्रीपोंडेंस। ठीक है। और पॉसिबिलिटी, जबकि क्रिमिनल लॉ है, जबकि ये क्रिमिनल लॉ है, ये किस पे बेस्ड है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब आपके फिर माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा, ये क्या लिख दिया आपने, रूल ऑफ प्रीपोंडेंस और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये चीज याद रखना, कभी पूछ लेना कि सिविल लॉ किस चीज के ऊपर बेस्ड है। आंसर ये होना चाहिए किस चीज पे? रूल ऑफ प्रीपोंडेंस पे बेस्ड है। एज अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है, लॉ एस्पिरेंट्स हो आप एक कोई कॉमन पर्सन नहीं हो कि हाँ भाई प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ये आंसर नहीं होना चाहिए। और क्रिमिनल लॉ किस चीज के ऊपर बेस्ड है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब पहले मैं क्रिमिनल लॉ की बताती हूँ। अगर सपोज करो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी डाउट रह जाता है, अगर एविडेंस में कोई भी डाउट रहता है ना, सबूतों में कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो क्या बोलते हैं? सबूतों के अभाव में आकर के न्यायालय ने किसी भी मुजरिम को बरी कर दिया। सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। मतलब पर्याप्त सबूत नहीं मिले तो मुजरिम को बरी कर दिया गया। तो जहां पे एक डाउट होता है ना एविडेंसेस के अंदर, तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है एक्यूज को, और छोड़ दिया जाता है ना। इसलिए बोले कि कोई भी चीज अगर आप प्रूव कर देते हो बिना किसी डाउट रखे, तो आप मुजरिम को सजा दिलवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है जिसने बी का मर्डर कर दिया। ए एक्यूज है, उसने बी का मर्डर कर दिया।
ए अपने घर पे जिस चाकू से उसने मर्डर किया, ए ने बी का एक चाकू से मर्डर कर दिया, और जिस चाकू से मर्डर किया वो घर पे गया और घर पे ले जाकर के उसने अपने आंगन में कच्ची मिट्टी थी उसमें खड्डा खोदा और उसमें गाड़ दिया, ऊपर लगा दी मिट्टी। अब क्या हुआ, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको इस चीज के ऊपर कि हमें तेरे पे शक है, तो अभी तेरे को पीसी मिली हुई, चल आजा जेल में। अब उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया मैंने मर्डर कर दिया, लेकिन प्रूफ तो चाहिए ना कि हाँ इसने किया। अगर अगर पुलिस वाले जा करके उस चाकू को बरामद कर लेते हैं, ठीक है, उस चाकू को निकाल लेते हैं, बरामद कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई डाउट नहीं रहा है कि ए ने मर्डर नहीं किया होगा। अब ये क्लियर हो चुका है कि ए ने ही मर्डर किया होगा, क्योंकि वो जो चाकू जिससे मारा था वो बरामद हो चुका है, मतलब वो मिल चुका है, डिस्कवर हो चुका है, और साथ साथ में उसके ऊपर ए के फिंगरप्रिंट्स भी मिले, दैट मीन्स कि ए ने ही मर्डर किया है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा, हर चीज रीजनेबली प्रूव्ड हो चुकी है, और मतलब डाउट से आगे जैसे कोई डाउट रहा ही नहीं है और सब चीजें प्रूव हो चुकी है। तो अगर आप किसी चीज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर देते हो तो आपका ये हो जाता है कि क्रिमिनल एक्ट प्रूव हो चुका है और उसी पर्सन को सजा मिल जाती है जिसने किया हो। समझ आई पॉइंट? ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो, फिर आएंगे अपन रूल ऑफ प्रीपोनेंस। निशिता, ज्योति, निधि जी, निशा, I'm clear. ओके मैम क्लियर है। ओके। तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक चीज ध्यान रखना, क्रिमिनल लॉ इसी पे बेस्ड है। एक सेकंड मैम, हिंदी में नहीं, आप नोट डाउन तो कर लीजिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और यहाँ पे रूल ऑफ प्रीपोनेंस अजीत जी आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इंग्लिश की ये कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है, लॉ की लीगल टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जिनका कहते हैं ना अपन हिंदी में वो मतलब नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरप्रिटेशन में कोई मैगजीम लिखते हो, इंटरप्रिटेशन में जब मैगजीम लिखते हो तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में होगी, और जैसे ओबीजेस ईवी रेमेडियम लिखा था तो अपन उसको हिंदी में नहीं, उसमें हाँ अपन ये मतलब जरूर लिख सकते हैं कि जहाँ पे अधिकार है वहां पे उपचार है। ऐसे ये कि जो अपनी क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, मतलब जो संहिता अपन कैसे कब होते हैं जो भी आपराधिक विधि है, उसमें क्या होगा कि कोई भी चीज आपको कोई भी अपराध जो साबित करना है ना, किसी भी बिना डाउट के आपको साबित करना होगा, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जो एविडेंस होते हैं ना उनके अंदर। अब आप रूल ऑफ प्रीपोनेंस में आइए। रूल ऑफ प्रीपोनेंस क्या होता है? सीधी सी बात है, इसका एक ही मतलब समझो कि जिसका केस भारी, मतलब जिसका पलड़ा भारी केस उसकी तरफ। इसीलिए कहते हैं ना कि एक अच्छा सिविल जो एडवोकेट होता है वो वही होता है जिसकी ड्राफ्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इवन बड़े बड़े सिविल एडवोकेट्स वो नहीं कर पाते जो बहुत यंगस्टर्स कर लेते हैं, अगर उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी, उन्होंने ड्राफ्टिंग स्किल्स पे बहुत काम किया होता है। तो क्या होता है कि सिविल में जैसे सपोज करो मैं हूँ, मैंने ये प्रूव कर दिया, कोर्ट में गई और मैं प्रूव कर दिया कि इसमें मेरा ऑनरशिप है, लेकिन ऑलरेडी जैसे एक पर्सन है, मैं एक पर्सन उसकी प्रॉपर्टी है पी, ठीक है, और एक बी पर्सन है जिसने उसके ऊपर रॉन्गफुल पोजेशन जमा रखा। अब क्या है कि ए ने बोला कि तू ये मेरी प्रॉपर्टी थी, तू यहाँ पे कैसे कब्जा जमा रखे, कैसे पोजेशन जमा रखे? तो पी वो बोलता है, बी बोलता है नहीं मैं तो यहाँ पे रहने लगा, ये तो अब जिसका कहते हैं ना जिसका कब्जा हो जाता है, जिसकी पोजेशन अपन उसी को अपन मान, लोगों की नजरों में तो वही ऑनर होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि पोजेशन इज द 9th रूल ऑफ ऑनरशिप। अब एविडेंस से पढ़ोगे ना बर्डन ऑफ प्रूफ में, वहां पे ये चीज है कि जो अपना कब्जा होता है ना वो एक 9th रूल होता है किसका? स्वामित्व का। तो इसलिए अपन कहते हैं कि ऑनरशिप एक ही हो भले लेकिन पोजेशन बी का है। तो क्या होगा कि कोर्ट इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ, पी को लेके, इस चीज प्रॉपर्टी को लेके इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ। इन्होंने बोला हम जाएंगे कोर्ट में, हम एक्स कोर्ट में जाएंगे और जा करके मैं, ए बोलता है मैं अपनी प्रॉपर्टी लूंगा। कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके एक्स क्या करेगा? इशू बनाएगा अपना, जो भी बताएगा कि ये मेरे क्लेम्स है और मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दिखाओ। फिर उसके बाद में इससे बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करके पेपर्स दिखा दिए करके, तो कोर्ट को लगा कि हाँ ये सही है, लेकिन ये उससे भी स्ट्रॉन्ग निकल गया। इसने बोला
कि सर भले ही उनका हो, लेकिन मैं फिलहाल इस मकान पे पिछले 30 साल से रह रहा हूँ, इसी का बिजली का बिल मैं भरता हूँ, ये है वो है, ऐसे वैसे करके इसमें बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग कर दी। अब कोर्ट हो गया कंफ्यूज, क्या करना चाहिए? तब कोर्ट क्या करेगा कि जिसका पलड़ा भारी लगेगा उसको लगेगा कि ए ने अच्छे अपनी ड्राफ्टिंग पेश करी है या जो भी एविडेंसेस पेश करे तो वो ए की तरफ दे देगा, और उसको लगता है बी ने अगर अच्छा किया तो वो बी की तरफ दे देगा। इससे बोला जाता है रूल ऑफ प्रिपोर्डेंस, जिसका पलड़ा भारी केस उसकी तरफ, यानी वही पॉसिबल हो जाता है कि वही विनर पार्टी होगी और सामने वाली डिफॉल्टर पार्टी होगी। दूसरी चीज, सिविल लॉ में दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है, ये चीज मैंने देखी है। क्या है कि एक के पास अगर ठीक है ऑनरशिप का ये आ गया वो आ गया, तो दूसरा वाला कुछ क्लेम्स कर सकता है कि सर ठीक है आपने ऑनरशिप दिलवा दी, इतना कंपनसेशन तो मुझे दिलवाओ, तो कोर्ट वो भी दिलवा देता है। ठीक है, तो ये कुछ है कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में तो ये कि अगर आपने साबित कर दिया तो वो ये मान के चलो, यही माना जाएगा कि भाई क्रिमिनल है। अब चाहे आप कितने भी अनसाबित, मतलब जे आप डिस्प्रूव करने में तुले हुए रहो कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हाँ, अंटिल अनलेस अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वो मिल जाए तो सपोज करो कोई पर्सन है वो डिस्प्यूटेड एरिया में मिल गया। डिस्प्यूटेड एरिया होता है जैसे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे मिल गया, ठीक है, जहाँ पे आतंकी हमला हुआ। अब वो पाया जाता है तो कोर्ट तो यही मान के चलेगी ना कि ये आतंकवादी है, वो ये थोड़ी ना मान के चलेगी भैया एक नॉर्मल इंसान सब्जी खरीदने जा रहा था, हम पकड़ के ले आए। भाई वहां पे तुम क्या सब्जी खरीदने जा रहे थे, तुम्हारा इंटेंशन ही गलत था। तो कोर्ट तो एक बार तो यही कंक्लूडेड करके चलेगी कि भाई वही है, अंटिल अनलेस फिर आप कुछ और लेकर के आप प्रूव कर देते हो तो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ रूल ऑफ प्रिपोर्डेंस एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दोनों चीजें क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। मैम इसमें कुछ परसेंटेज का भी रहता है प्रिपोर्डेंस में, 51:41 का रेशियो होता है दोनों पार्टीज के बीच में, लाइक 51% प्रूफ करना होता है। नहीं, ऐसा प्रूफ का 51% तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ये है कि कहते हो ना कि दोनों का कुछ इस तरीके से तराजू रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि थोड़ा सा किसी का स्ट्रॉन्ग केस हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। बाकी परसेंटेज अलग अलग केस में अलग अलग रहता है। मतलब ये कह सकते हैं अप्रोक्स, मतलब मोर देन 50% तो आपको करना ही पड़ेगा आपकी मेजोरिटी प्रूफ करने प्रूफ के लिए। करना ही होता है मैम। हाँ, वो तो हाँ एक मैम, अपन, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में 100% होता है ना, हाँ वो तो उसमें 100%, 100% प्रूफ करना। वो तो 100%। अब ओके आपने मैम। किसी का मर्डर किया है तो वो नाइफ अगर आपको मिल गया, डिस्कवर हो गया है उसके घर से, उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए, फिर उसके बाद ये थोड़ी ना रहेगा कि नहीं यार फिंगरप्रिंट्स इसकी, तो ये सबकी यूनिक ही तो होते हैं, तो वो हो गया ना 100%। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज यस। होती है ना, बेसिकली यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट तो होती ही नहीं, सिविल इम्प्रिजनमेंट अपन पढ़ेंगे सीपीसी में आगे। यहाँ पे क्या होता है, पेनल्टी लगती है। अब पेनल्टी वो पैसों में, और एक वहां पे जेल जाना पड़ रहा है आपको, ठीक है, तो दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। यहाँ पे एक तरीके से जेल जाते तो लोगों की लाइफ भी तो टॉर्चर, मतलब राइट टू लाइफ है वो भी तो वायलेट हो रहा है ना, अगर आप अननेसेसरी किसी को जेल भेजते हो। इसीलिए तो क्या लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कैन बी कन्फाइंड विद ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये चीज लिखी हुई है ना। तो इसीलिए तो लिखी हुई है कि अगर आप कानून के हिसाब से किसी को गिरफ्तार करते हो तब तो वो सही वैलिड मानी जाएगी, लेकिन अगर आपने कानून के हिसाब से ही नहीं किया गिरफ्तार तो फिर क्या होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बन जाएगा अपने आप में, है ना। अगर आप किसी पर्सन को ओके मैम। कन्फाइन करके रखते हो इलीगली तो फिर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस हो गया ना, तो अरेस्ट थोड़ी ना हुआ। तो पुलिस वालों को भी लगता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, अगर कोई प्रूफ कर देता है ना। हमें तो पढ़ा लिखा हुआ होता है, पहले तो क्या है लोग बात पढ़े हुए नहीं होते थे, तो उठाया थाने में लेके जाएंगे 2 दिन, मार धाड़ करी और भेज दिया। अब आजकल लोग बोलते हैं कि पहले हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, जेसी लो या पीसी लो, उसके बाद ही हम टिकेंगे, वरना टिकेंगे नहीं। अगर हम निकल गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो लोगों को नॉलेज बहुत हो गया लॉ का, तो वो लोग वो करते हैं, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ही आप उनको लेके जा सकते हो। अब आते हैं अपन लोग सीपीसी के ऊपर। अब तक तो अपन लोग पढ़ रहे थे नॉर्मल नॉर्मल सी बात। अब क्या देखो, सीपीसी में जाने से पहले ना, पहले इसको अपन एक फ्रेम करके चलते, क्योंकि अपन को पूरी सीपीसी पढ़नी है, तो मैं चाहती हूँ कि अपन एक ही स्टोरी के थ्रू पूरी सीपीसी पढ़े, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आएंगे तो फिर वो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो।
तो एक बार आप लोग ये अनम्यूट होके बताते भी जाना कि अपन लोग क्या करेंगे। अब जैसे एक प्रॉपर्टी है पी, एक पार्टी है ए, ठीक है, एक पार्टी है बी। इस पार्टी का ये प्रॉपर्टी थी, इसमें घर बना हुआ था अच्छा खासा। बी पर्सन आया, और ए और बी पहले दोस्त होते हैं, ठीक है, ए और बी दोस्त होते हैं आपस में, और एक ही प्रॉपर्टी होती है पी, उसके ऊपर होता है घर बना हुआ रहता है। बी बोलता है कि यार तू तो रह नहीं रहा, जयपुर है, तू तो रह नहीं रहा, मेरे को रहना है, एक काम कर मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे, मतलब मैं रह लेता हूँ दोस्त के हिसाब से। उसने बोला ठीक है यार, मेरे घर की देखभाल हो जाएगी, और उसने दे दी बी को प्रॉपर्टी कि तू कर ले, चल 1 साल 2 साल जो भी रहना तू रह ले। ये रहने लगा, इसको तो लगा कि भाई साहब मेरा दोस्त है, दोस्ती मतलब कहते ना वफादार नहीं निकला। अब क्या हुआ, इस बंदे ने बी ने यहाँ पे कब्जा करके मतलब पोजेशन जमा के बैठ गया एक ही प्रॉपर्टी पे। अब क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या होगा बताओ, ए और बी के बीच में लड़ाई होगी। ऑब्वियसली बात है, ए अपनी प्रॉपर्टी चाहेगा कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे, बी देता नहीं, तो दोनों के बीच में क्या हो गई, कंफ्लिक्ट हो गया, हो गई लड़ाई, कंफ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई की प्रॉपर्टी को लेकर के। और जो कंफ्लिक्ट हुआ ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब वाद हेतु। दो जो पार्टी है जिनके बीच में कोई भी वाद उत्पन्न हो जाए, मतलब कि कंफ्लिक्ट हो जाए, तो उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, कॉज ऑफ एक्शन। कोई बोलता है आपको कि भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, पूछा होगा कि डिफाइन कीजिए, सीबीसी में कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन बहुत बार यूज होगा ये टर्म कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब समझ जाना, जहां पे दो लोगों की लड़ाई हो रही है, जो डिस्प्यूट हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। उस लड़ाई को लेके तो इंसान उस पे जाएगा ना, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके क्या बोलेगा, कोर्ट में जाके ये तो बोलेगा कि सर ए और बी की, ए ये तो बोलेगा कि सर मेरी प्रॉपर्टी है वो बी ने ले ली, ठीक है, बी बोलेगा नहीं ये तो गलत दावा कर रहा है। इस चीज के ऊपर जो कंफ्लिक्ट हुआ वो हो गया उनका एक वाद करने का कारण बन गया, और इसीलिए उसको अपन वाद हेतु बोलते हैं, कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा बहुत अच्छी बात है, ए और बी जो जिस पर्सन जो पर्सन पीड़ित व्यक्ति है, मतलब कि जो पर्सन विक्टिम हुआ ना, यहाँ पे विक्टिम कौन हुआ, ए तो हुआ, क्योंकि ए की प्रॉपर्टी ली, तो ए को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, प्लेंटिफ। जो अपने क्रिमिनल लॉ के अंदर विक्टिम होती है वो ए, यहाँ पे क्या हो गया, प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंट तो यही पेश करेगा ना, आगे जो वाद पेश करना है अपन को, तो वो यही तो करेगा, प्लेंटिफ होता वो। और जो पर्सन जिसके खिलाफ करेगा वो कौन हो जाएगा, डिफेंडेंट। समझ आइए बात, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। ए और बी का पी प्रॉपर्टी को लेकर के एक लड़ाई हो गई, कंफ्लिक्ट हो गया। जैसे ही दोनों का कंफ्लिक्ट हुआ, तो उस कंफ्लिक्ट को अपन ने क्या नाम दे दिया, कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि यही एक ऐसा एक्शन था, ये कंफ्लिक्ट एक ऐसा एक्शन था, और क्या बोलते हैं, एक ऐसा कॉज था जिसके बिहाफ पे अपन एक केस फाइल कर सकते, ठीक है, मतलब वाद अपन उसी बिहाफ पे फाइल, वाद हेतु क्या होगा, वाद हेतु वो कारण होगा जिसके ऊपर अपन वाद संस्थित कर सकते हैं। एग्री हुए कि नहीं, समझ आया कॉज ऑफ एक्शन। यस मैम। तो अब अपनी पिक्चर में तीन चीजें आई है, प्लेंटिफ, डिपेंडेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लेंटिफ वादी आ गया, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट, और उसके बाद आ गया कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। ये दोनों क्या हुई, पार्टीज हुई ना, ए और बी, ये दोनों पार्टी हुई थी एक सूट की, पार्टीज। तो इसलिए कभी भी अपन कोई वाद संस्थित करते हैं, है ना, वाद जब अपन संस्थित करते हैं, मतलब कि जब कभी भी अपन एक प्लेंट फाइल करते हैं या सूट लेकर के आते हैं, तो क्या होता है कि पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्टीज ही नहीं आएगी तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि भाई साहब कौन तो लेकर के आए, कौन नहीं लेकर के आए, ठीक है। तो पक्षकारों का होना बहुत जरूरी है, यहाँ आप लिख सकते हो पक्षकार,
वाद के पक्षकार। अब बोलो क्या हुआ कि ए जो है वो गए उस पे कोर्ट में और उन्होंने जाके फाइल की, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं है, तो जाकर के एक एडवोकेट को हायर करो, क्योंकि यहाँ पे ना एडवोकेट ही प्रेजेंट करता है कोर्ट में केस। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान नहीं आएगा, इसीलिए वकीलों को हम लोग मतलब ये कोर्स हम लोगों ने चला रखा है लॉ का कि बच्चे करे 3 ईयर 5 ईयर और आकर के कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, आपको अथॉरिटी नहीं है। तो ए ने क्या किया, एक एडवोकेट हायर कर लिया। ठीक है, ए ने कॉज ऑफ एक्शन लाने के बाद में एक एडवोकेट हायर कर लिया, जिसे एक एडवोकेट सी, ए ने सी को हायर कर लिया और बोला कि सर ये मेरे क्लेम है जो मैं अपने वाद के अंदर लाता हूँ, मेरे को ये मतलब अनुतोष चाहिए, ये रिलीफ चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेरे घर का वापस पोजेशन भी दिलवा दो, जो अगर उसने किराए पे लगाया 1-2 साल तो सर मेरे को किराया भी दिलवाओ, क्योंकि मैं लगाता तो मुझे मिलता ना वो पैसा, और जो भी है वो मांग सकता है। तो वो अपने क्या करेगा, जो प्लांट होगा ना उसके अंदर अपनी सारी चीजें लिखवा देगा, जो जो क्लेम उसको चाहिए उस सूट के अंदर। ठीक है, तो जो भी पक्षकार है, ये अपना वादी है, वो क्या करेगा, वकील के पास जाएगा और अपने वाद पत्र के अंदर क्या करेगा, सारे के सारे अनुतोषों को मेंशन करवा देगा, ये सब लिख दीजिए आप। अब क्या हुआ, एडवोकेट के पास गया, एडवोकेट जी ने सूट को फाइल कर दिया, ऑब्वियसली बात है, सारी बात सुनी और इंस्टीट्यूट कर दिया सूट को, वाद को संस्थित कर दिया। अब क्या हुआ, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, तो भाई सामने वाले पक्षकार को कैसे, मतलब सामने वाले डिफेंडेंट को कैसे पता लगेगा कि भाई मेरे खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो वो पता लगता है थ्रू समन, समन के थ्रू पता लगता है। ठीक है, समन के थ्रू पता लगता है कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है कि नहीं है, तो डिफेंडेंट को कोर्ट समन देगा और ये बोलेगा भाई आपके खिलाफ ए नाम के व्यक्ति ने फाइल किया है पी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो आपको इसके मतलब ये मैं समन जारी कर रहा हूँ, तो जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए वो सही है या नहीं है। तो क्या होता है, समन के अंदर सिर्फ ये पूछते हैं कि जो एलिगेशंस है वो सही है कि नहीं है, कोई सफाई नहीं मांग रहा है कोर्ट। तो जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, वो आता है कोर्ट में, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मेरे पे एलिगेशन सही है, नहीं तो वो इवेसिवली डिनाइल कर देगा, स्पेसिफिकली डिनाइल कर देगा, वो मना कर देगा नहीं नहीं है, सही सही नहीं है, बस ये चीज लिखेगा। फिर क्या होता है, कोर्ट बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अब एक काम करो, ये तो ऐसे चलेगा, सही है नहीं है, अब प्लांट फाइल होगी। ठीक है, फिर वाद पत्र जो एक फॉर्मल वाद होता है ना प्लांट, वो फाइल करते हैं अपन। क्यों, अब केस स्टार्ट होने वाले, इसलिए प्लांट फाइल होनी जरूरी है। प्लांट फाइल कर दी, ब्रीफ उसको बहुत कहते हैं ना एक्सप्लेन करके, अपने उसने सारे अपने फैक्ट्स बताए, सारे एलिगेशंस को एक्सप्लेन किया और अपने एविडेंसेस उसके साथ एड्यूस कर दिए प्लांट के साथ में कि मेरे ये एविडेंसेस है। अब क्या हुआ कि जो डिपेंडेंट है ना उसको टाइम दिया जाएगा कि भाई साहब वो रिटर्न स्टेटमेंट दे वापस। ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न स्टेटमेंट को हिंदी में लिखित कथन बोलते हैं, लिखित कथन देगा। हाँ, ये वाद पत्र पेश करेगा और ये जो डिपेंडेंट होगा वो लिखित कथन देगा, मतलब कि रिटर्न स्टेटमेंट देगा। अब कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई साहब ठीक है, प्लेंटिफ ने अपनी प्लांट पेश कर दी, डिपेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट उसका जवाब दे दिया कि हाँ ये सही है, तो क्यों सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके साथ में ये एविडेंस भी लगा दी, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट में ही एविडेंस लगाता है जो डिपेंडेंट होता है। अब क्या हुआ, कोर्ट बोलेगा भाई साहब मेरे तो बस की बात है ना, तुम दोनों पार्टीज क्या करो, कोर्ट में आओ, बहुत देर होगी तुम्हें आर्ग्यूमेंट करते हुए। तो दोनों की प्रेजेंस होगी कोर्ट में, प्रेजेंस ऑफ पार्टीज, दोनों पक्षकार को संजित या अनुपसंजित बोलते हैं, की प्रेजेंस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकती, जरूरी थोड़ा नहीं है। काफी सारे होते हैं पार्टीज, वो बोलते हैं हम तो नहीं जाएंगे, जो करना है कर लेना, हमें कोई ठेका थोड़ा है, हमारी गलती नहीं है, आने दो सामान आने दो। तो सिविल सिविल केस है, बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्स पार्टी एक पक्षी हो जाएगा, एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ पार्टीज मार्क, जैसे ही पार्टी प्रेजेंट होगी कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, उन दोनों पार्टीज
कि एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद कोर्ट एग्जामिनेशन करता है, परीक्षा लेता है कि जो बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने एविडेंस से पढ़ा होगा, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस मैम। कौन से सेक्शन है शीला? मैम 136, 137, 138 में होता है। 137, हाँ 137, 138 जिसके अंदर बता रखा और फिर ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बता रखा, ठीक है। तो यस एग्जामिनेशन करेगा पार्टीज की एग्जामिनेशन करने के बाद कोर्ट को महसूस होता है कि यार कुछ तो कमी रह गई डॉक्यूमेंट्स में, अभी मेरे को फुलफिल नहीं लग रही, इनसे जो मंगवा रहे हैं ये मंगवा के नहीं देते। तो फिर क्या करेगा कोर्ट, किसी न किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा कि जाओ और जाकर के दोनों पार्टीज के घर पे छानबीन करो, इंस्पेक्शन करो और डॉक्यूमेंट्स डिस्कवर लेकर के आओ, क्योंकि ये लोग तो ओरिजिनल तो पेश कर ही नहीं रहे इसमें। तो डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट।